Hello students, I am Imran Khan, primary teacher from Kendriya Vidyalaya Jetpur. Today we are going to study class 5 EVS chapter number 3 from tasting to digesting. आज हम क्लास 5 का जो चैप्टर नंबर 3 है EVS का वो पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है टेस्टिंग से डाइजेस्टिंग तक जो पूरा प्रोसेस होता है वो क्या होता है, उसमें कौन से बॉडी पार्ट का क्या रोल होता है, ये सब आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। ओके। नंबर 1, जो फर्स्ट चीज़ है वो है टंग। हम जो खाना खाते हैं जो वो सबसे पहले किसके साथ टच होता है, किससे इंटरेक्ट होता है, टंग से। जो टंग है उसका फंक्शन क्या है? नंबर 1, टू टेस्ट द फूड। जो जीभ होती है वो खाने को टेस्ट करने के काम आती है। अब जो जीभ है उसमें भी अलग अलग जो टेस्ट है ना वो अलग अलग पार्ट से आता है। सारा टेस्ट एक जगह से नहीं आता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप इस साइड देखो तो एक पिक्चर मैंने दे रखी है। जो फ्रंट पार्ट होता है, जो आगे का पार्ट होता है टंग का, वहाँ से स्वीट टेस्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ से हम स्वीट टेस्ट को रिसीव करते हैं। जो सबसे आगे का पार्ट होता है, उसके जो जस्ट पीछे का पार्ट है जो मिडल के अराउंड होगा, उसमें हम जो है सॉर एंड सॉल्टी टेस्ट को टेस्ट कर सकते हैं। सॉर एंड सॉल्टी मतलब जो खट्टा है और नमकीन है, उस टेस्ट को हम कहाँ से लेंगे? जीभ के बीच वाले पार्ट से। सबसे लास्ट में जो बिटर टेस्ट होता है ना वो सबसे पीछे मिलता है। जो कड़वा टेस्ट है वो कहाँ मिलता है? जीभ के सबसे पीछे वाले पार्ट पे। इसीलिए ये होता है कि कुछ अगर हमने कड़वी चीज़ खाई ना, वो हमारी जीभ में ज़्यादा देर तक स्टे इसलिए करती है क्योंकि वो जीभ के पीछे के हिस्से पे है, और जीभ के पीछे के हिस्से पे है इसलिए उसको क्लियर होने में भी टाइम लगता है। ओके। तो ये जो फर्स्ट फंक्शन था टंग का वो तो क्या था? टू टेस्ट द फूड। सेकेंड फंक्शन है टू कीप फूड बिटवीन द टीथ ड्यूरिंग च्यूइंग। जब हम खाना चबा रहे हैं उस टाइम फूड को दांतों के बीच में रखना, दांतों के पास रखना, उसको अच्छे से मेंटेन करना, ये काम भी किसका है? टंग का है। फूड को दांतों के बीच में रखना। हेल्प इन स्वेलोइंग मतलब जब हम खाना निगलते हैं ना उसमें भी ये है, हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? जो स्लाइवा होती है, जो हमारा लार होती है, उसको ये मिक्स करती है फूड के साथ। इससे फूड सॉफ्ट हो जाता है और वो डाइजेस्ट होने में उसको आसानी रहती है। तो ये काम किसका है? इस टंग का है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू हेल्प इन स्पीकिंग। इट हेल्प अस इन स्पीकिंग। जब हमको बोल रहे होते हैं ना तो हमारी टंग का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके मूवमेंट के हिसाब से ही हम जो अलग अलग वर्ड्स निकालते हैं ना उसमें इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ओके। फिर एक और बॉडी पार्ट जिसका रोल होता है वो होता है नोज। नोज का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? स्मेल। खाने को स्मेल करना है इसका। फूड के जो डाइजेशन के प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। जो कोई भी फूड होता है ना, ये क्या करते हैं, जो नोज उससे जो स्मेल, नोज के अंदर जो स्मेल रिसेप्टर होते हैं वो स्मेल को कैप्चर करते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ तक पहुँचाते हैं? ब्रेन तक। हमारे ब्रेन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं कि जो फूड है उसकी स्मेल कैसी है, उसकी स्मेल प्लीजेंट है या नहीं है, या फिर वो जो स्मेल आ रही है वो गंदी आ रही है। जैसे कई बार ख़राब खाना होता है ना, हमको स्मेल से ही पता चल जाता है। तो उसमें स्मेल रिसेप्टर और जो हमारा माइंड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। ओके। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में मैंने बुक से ही कुछ क्वेश्चन उठाए हैं। च्यू इट एंड च्यू इट वेल। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप सबसे पहले एक रोटी लीजिए, उसको 3 to 4 टाइम्स क्या कीजिए? च्यू कीजिए। 3 to 4 टाइम्स आप उसको चबाइए। चबाने के बाद आपको उसके टेस्ट में कोई डिफरेंस लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। बट अगर आप उसको 20 to 30 टाइम्स 20 to 25 टाइम्स है ना अगर चबा लेते हैं, कितने? 20 से 25 बार आप उसको चबा चुके होते हैं, तो उसके बाद उसका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा स्वीट होने लग जाता है। ठीक है। इस चीज़ को आपने ऑब्जर्व किया होगा। ये ऐसा इसलिए होता है कि जो फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, जो ग्लूकोज है,
वो हम उसको टेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए जो खाने का टेस्ट है वो स्वीट होने लगता है। जैसे अगर आप राइस या चपाती को खा रहे हो ना काफ़ी 20 to 25 टाइम्स, तब आपको ऐसा लगने लगता है। उसके अलावा क्या होता है कि अगर हम ज़्यादा किसी फूड को चबा रहे हैं तो हमारे पेट को डाइजेस्ट करने में वो बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है। हमारा पेट उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाता है अगर हमने उसको अच्छे से चबाया है। ठीक है, यहाँ पे जो टीथ है उसका मैकेनिकल फंक्शन भी दिखाया है कि टीथ का मैकेनिकल फंक्शन क्या होता है, वो क्या काम करता है। ब्रेकिंग अप द फूड, जो हमारे टीथ होते हैं वो उनका काम क्या होता है, खाने को तोड़ना, खाने को ब्रेक डाउन करना। ओके, नेक्स्ट है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब जब हमने खाना निगल लिया, वो जो एसोफेगस है, एसोफेगस का मतलब ये जो पाइप है, इस पाइप के थ्रू जब हमारे स्टमक के अंदर आ गया, पेट के अंदर आ गया, उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। ओके, आप जहाँ भी आपको लगे कि आपको पढ़ना है, स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है उसको आप वीडियो को पॉज करके उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसके अलावा बहुत सारे ऑर्गन हैं जो इस प्रोसेस में इसकी हेल्प करते हैं। हम उन सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे ऑर्गन्स के क्लियरली नाम भी दिए हुए इस पिक्चर में। सारे के सारे जो ऑर्गन हैं उनके बहुत ही क्लियर नाम दिए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कौन सा ऑर्गन कहाँ पे होता है और उसका कैसा शेप होता है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ डाइजेशन। सिग्निफिकेंस मतलब डाइजेशन क्यों ज़रूरी है, डाइजेशन से हमको क्या क्या मिलता है। हमारी बॉडी को, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं ताकि हम हेल्थी रह पाए, हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क कर पाए। जैसे जो प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इस टाइप की चीज़ें क्या होती है, हमको ज़रूरत होती है हमारे अच्छे से फंक्शन के लिए। जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, एक्सेट्रा। और ये सब चीज़ें जो है फूड से ऑब्जर्व कौन करता है, ये जो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है और डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है ना, यही उसको क्या करता है, वहाँ से ऑब्जर्व करता है, वहाँ से निकालता है, वहाँ से लेता है। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर्स में चेंज करना, फैट को फैटी एसिड में या ग्लिसरॉल में बदलना, ये सारे जो हैं ये डाइजेशन के काम है, डाइजेशन के प्रोसेस है। पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं। अब ये जो यहाँ पे आपको सिस्टम दिख रहा है उसके सारे पार्ट्स यहाँ पे आप लिखे हुए हैं, नाम आप देख सकते हो। यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि हमारा जो पेट का ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, उस डाइजेस्टिव सिस्टम में बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे सर हमारे पेट के अंदर बैक्टीरिया, बट ये जो बैक्टीरिया है ना, ये डाइजेशन के प्रोसेस को हेल्प करने के लिए होते हैं। ये डाइजेशन के प्रोसेस को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। और ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उनको माइक्रोबायोम या फिर गट फ्लोरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, माइक्रोबायोम और गट फ्लोरा। ओके, आप डेफिनेशन को वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। आप जब ये वीडियो देख रहे हो ना, आप अपनी बुक और नोटबुक को पास में रखो ताकि आपको कहीं भी बुक से कोई रेफरेंस लेना हो या फिर नोटबुक पढ़नी हो, नोटबुक में कुछ लिखना हो तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो फूड डाइजेस्टेड हो गया है उसकी क्या क्या स्टेज रहती है। ठीक है, नंबर 1, अब जो डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है उसमें सबसे पहली जो स्टेज है वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वो लगभग हमारे पेट के सारे न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है, वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी से ऑब्जर्व कर लेता है, फूड से ऑब्जर्व करके हमारी बॉडी को सर्कुलेट करता है। अब उस जो सर्कुलेशन का काम है ना, वो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। जैसे हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उन्होंने तो क्या कर लिए, न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व कर लिए, उसके बाद वो किसको दे देते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम को। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, जैसा कि आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो होता है, और वो जो ब्लड होता है ना, उसी को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब आपको पता है ब्लड तो हमारी बॉडी के हर पार्ट में जाता आता रहता है, तो जो न्यूट्रिएंट्स लाने और ले जाने का काम है ना, वो भी कौन करता है, ब्लड करता है। आपका जो ब्लड है वो क्या करता है, आपके लिए
ये काम करता है। ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड पॉइंट में एक और बात लिखी हुई है कि स्पेशल सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने का काम करती है। ह्यूमन ब्लड है वो क्या करता है, शुगर है, ग्लिसरॉल है, विटामिन्स है, इन सभी को लिवर में लेके जाता है, लिवर में लेके जाता है। और लिवर का काम क्या है, लिवर का काम है स्टोर करना, जो भी फूड आया है या जो भी न्यूट्रिएंट्स आए उनको स्टोर करना, आगे प्रोसेस करना या फिर ट्रांसपोर्ट करना डिफरेंट पार्ट में, अलग अलग बॉडी के पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है, लिवर का है। मतलब एक हिसाब से लिवर ये करता है कि लिवर ये डिसाइड करता है कि किस पार्ट में खाना जाना है और उसको भेजता रहता है। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स किस किस पार्ट में जाने वहाँ पे वो भेजता रहता है। और यहाँ पे एक और चीज़ होती है लिम्फ सिस्टम। लिम्फ सिस्टम क्या होता है, ये एक हमारी बॉडी का सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसमें क्या होता है जो भी हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है या फिर बैक्टीरिया वगैरह है ना, उन सभी से लड़ने के लिए लिम्फ सिस्टम है वो काम आता है। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम ये खाना खाते हैं ना, उन सभी का यूज हमारी बॉडी किस किस लिए करती है। नंबर 1 एनर्जी के लिए, जो भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए ना उसमें यूज करती है। नंबर 2 सेल रिपेयर में, सेल रिपेयर का मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो भी सेल है उनको रिपेयर करने में इसका काम आता है। थर्ड है ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब हमारी बॉडी ग्रो हो रही है ना, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो हमें इन फूड से मिलते हैं। ओके, यहाँ पे जितने भी हमने बॉडी के पार्ट्स देखे ना जो डाइजेस्टिव सिस्टम के, उन सभी के बारे में डिटेल से लिखा हुआ है कि कौन कौन जो है उनका क्या क्या फंक्शन है। आप वीडियो को पॉज करके इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उनको नोट डाउन भी कर लीजिए। ओके, जो भी हमने अभी पढ़ा ना उन सभी को शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी हमने जो पढ़ा उसके नोट्स भी मैंने बनाए हैं। जो खाना होता है वो माउथ से लेकर स्टमक तक जाता है, और यहाँ पे जो एनर्जी को फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम है वो कौन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड, फूड को तोड़ के और एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको ये बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे एक और बात बोली है कि माउथ में टेस्ट रिसेप्टर होते हैं। मैंने बताया था नोज में होते हैं वो स्मेल रिसेप्टर होते हैं, स्मेल को ऑब्जर्व करने वाले, जो कहाँ पे होते हैं, नोज के अंदर होते हैं। वैसे के वैसे माउथ के अंदर होते हैं टेस्ट रिसेप्टर, जो टेस्ट को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं या कैप्चर करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे कौन कौन से बॉडी पार्ट हैं और क्या क्या उनका फंक्शन है उन बारे में कुछ डिटेल्स लिखी हुई है। वीडियो को पॉज करके आप इनको भी एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। स्टमक विथ ए विंडो, यहाँ पे एक स्टोरी बताई हुई है, एक आदमी की स्टोरी बताई हुई है जिसके स्टमक के अंदर एक विंडो थी। मतलब जो उनका पेट था ना, पेट के अंदर क्या थी, एक विंडो थी। और ये कौन था जो आदमी था, वो मार्टिन। जो मार्टिन है ना, मार्टिन की स्टोरी है। मार्टिन के पेट में एक विंडो थी। अब मार्टिन कौन था और उसके साथ ऐसा क्यों हुआ वो हम अभी पढ़ते हैं। 1822 में जब मार्टिन 18 साल का एक लड़का था, काफ़ी हेल्थी भी था 18 साल की एज में, तब वो वॉर में चला गया। और वॉर में जाते ही वहाँ पे वो बहुत ही सीरियसली हर्ट हो गया, मतलब उसको वहाँ पे गोली लग गई। तब उसको ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर बीएमाउंट के पास लेके आए, डॉक्टर बीएमाउंट के पास उसको ट्रीटमेंट के लिए लेके आए। डॉक्टर बीएमाउंट थे, उन्होंने क्या किया, उनका जो वाउंड था वो क्लियर किया, वहाँ पे जो बुलेट वगैरह थी वो निकाली और उनकी ड्रेसिंग करी। ड्रेसिंग का मतलब जो पट्टी वगैरह है वो बांधी। बट आफ्टर 1.5 ईयर डॉक्टर को, मतलब 1.5 साल के बाद डॉक्टर को ये पता चला कि जो मार्टिन का वाउंड, जो घाव था वो तो सही हो गया है, बट जो होल है ना, होल अभी भी पड़ा है। उनके पेट में इस टाइप से एक होल हो गया था, वो होल अभी भी पड़ा है, बट उसके ऊपर थोड़ी सी लूज स्किन आ गई है। वहाँ पे जो है ना वो ऐसा था वो होल कि आप उसको वहाँ पे स्किन को उठा के होल के थ्रू पेट के अंदर देख सकते हो। जो डॉक्टर बीएमाउंट थे ना, उनको ये क्या लगा कि ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, हमको क्या करना चाहिए, इसका यूज करते हुए ये पता लगाना चाहिए कि पेट के अंदर जो क्या क्या प्रोसेस होते हैं और वो कैसे फंक्शन करते हैं।
तो डॉक्टर बीमाउंट थे, उन्होंने ऐसा ही किया और लगभग उन्होंने 9 साल तक एक्सपेरिमेंट किए, 9 ईयर्स तक क्या किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट का टाइम 9 साल था। 9 साल तक उनके जो एक्सपेरिमेंट थे वो चलते रहे और जो मार्टिन था उन्होंने उन्होंने इनकी हेल्प करी। ओके, अब उन्होंने किस टाइप से एक्सपेरिमेंट किए, जैसे यहाँ पे एक सिंबॉलिक पिक्चर दिखाई हुई है कि मार्टिन लेटा हुआ है और डॉक्टर बीमाउंट है वो क्या कर रहे हैं, स्किन को उठाकर देख रहे हैं कि उनके स्टमक के अंदर क्या है। मार्टिन जो डॉक्टर बीमाउंट थे, डॉक्टर बीमाउंट को ये पता चला कि हमारे पेट के अंदर कुछ जूसेस होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं और उन जूसेस की हेल्प से क्या होता है, फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अब उनको ऐसा लगा तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से वो डाइजेस्टिव जूसेस है ना उनके पेट से बाहर निकाल लिए। जो मार्टिन था, मार्टिन के पेट से डाइजेस्टिव जूसेस को बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद उन्होंने क्या किया, उनको ग्लास में रखा, ग्लास में डाला। ग्लास में डालने के बाद जो फूड होता है ना, फूड को बहुत ही छोटे पीसेस में करने के बाद, जैसा हम चबाने के बाद जो पीसेस हो जाते हैं ना, वैसे के वैसे इन्होंने बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में जो फूड है उसको तोड़ा और उस जूस के अंदर डाल दिया। डालने के बाद उन्होंने जो टेम्परेचर रखा ना वो भी स्टमक के बराबर रखा। हमारे स्टमक के अंदर जो टेम्परेचर रहता है ना फूड, उसी टेम्परेचर पे उसको रखा। थोड़ी देर बाद वो क्या देखते हैं कि वो जो फूड है ना वो डाइजेस्ट हो चुका है। मतलब जैसे पेट के अंदर जो जिस टाइप से डाइजेस्ट होता है ना फूड, वैसे के वैसे पेट के बाहर भी डाइजेशन का प्रोसेस हो चुका है, ऐसा उनको पता चला। उन्होंने सुबह 8 बजे उस फूड को रखा था और दिन को 2 बजे देखा तो उनको पता चला कि वो फूड डाइजेस्ट या डिजोल्व हो चुका है। तो डॉक्टर बीमाउंट ने क्या किया, दूसरे फूड आइटम लिए और ये सेम एक्सपेरिमेंट करते गए। इस बार उन्होंने क्या किया, जो खाना मार्टिन को खिलाया ना उसी खाने को उन्होंने उस डाइजेस्टिव जूस के अंदर रखा। जैसे मार्टिन को अगर वो अनबॉइल्ड मिल्क पिला रहे हैं तो उस ग्लास के अंदर डाइजेस्टिव जूस के अंदर भी उन्होंने अनबॉइल्ड मिल्क ही डाला। ठीक है, तो वो ये ऐसा इसलिए कर रहे थे कि वो देखना चाहते थे कि जो बाहर डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है और अंदर पेट के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है उसमें किस में ज़्यादा टाइम लगता है, क्या क्या डिफरेंस होता है, ये सब वो देखना चाह रहे थे। तो वो सबसे पहली चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व ये की कि जो टाइम है ना, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। जो फूड है वो तो डाइजेस्ट हो जाता है, वो तो हमारे स्टमक के बाहर भी डाइजेस्ट हो जाता है, बट जो टाइम है ना, टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे हमारे स्टमक के अंदर सिर्फ 2 आवर्स लगते हैं, बट स्टमक के बाहर 4 आवर्स एंड 45 मिनट्स लगते हैं। इसीलिए क्या था कि जो जो हमारी बॉडी के अंदर जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें और होती हैं जो हेल्प करती है डाइजेशन में, जो बाहर नहीं है। बाहर सिर्फ डाइजेस्टिव जूसेज ही थे, इसलिए उनको टाइम ज़्यादा लग रहा था। ओके, और उसके अलावा जो उन्होंने ये पता चला कि हमारे पेट के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस है ना वो एसिडिक होते हैं। एसिडिक वर्ड आपने कभी सुना होगा। एसिड का मतलब जैसे हमारे टॉयलेट या बाथरूम क्लीन करने का आता है ना, तेज़ाब जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो वो होता है एसिड। हमारे पेट के अंदर जो जूस होते हैं ना वो एसिडिक होते हैं। अब आप सोचोगे कि अरे सर वो तो एसिड तो इतना तेज़ होता है, वो हमारे पेट के अंदर कैसे है। बट जो हमारे पेट के अंदर क्या होता है कि अलग प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है, उस लेयर्स के अंदर वो एसिड रहता है और फूड को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ओके, अब जो डॉक्टर बीमाउंट थे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो पूरी दुनिया में फेमस हुए। उनके बाद बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे ना उन्होंने भी ये सारे एक्सपेरिमेंट किए और जो डॉक्टर थे उनको, जो डॉक्टर बीमाउंट थे उनको काफ़ी सारे प्राइजेस भी मिले इसके लिए। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट हैपन व्हेन यू आर हंग्री। क्या होता है जब आप हंग्री होते हो। आप कभी भी आपको ज़्यादा भूख लग रही है तब आपके दिमाग में कुछ अलग चीज़ें चलती है क्या आप अलग तरीके से बिहेव करते हो क्या। यहाँ पे ये चारों बच्चे हैं ना वो अलग अलग अपनी अपनी चीज़ें बता रहे कि मेरे को कैसा लगता है। जैसे ये लड़की बोल रही कि मेरा तो सिर दर्द होने लग जाता है मैं जब भूखी होती हूँ। बीच वाला बच्चा बोल रहा है मेरे को तो गुस्सा आने लग जाता है मैं जब हंग्री होता हूँ। ये तीसरा वाला बच्चा बोलता है कि जो मैं हंग्री होता हूँ, मैं भूखा होता हूँ ना, मैं आके बैठ जाता हूँ, थक जाता हूँ। यहाँ पे जो ये लड़की है वो बोल रही कि मेरी सिस्टर रोना स्टार्ट कर देती है जब वो भूखी होती है। डॉगी भी क्या बोल रहा है, मैं भी रोता हूँ जब मैं
भूखा होता हूँ। जो डॉगी है वो भी यही बता रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम हंग्री होते हैं तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, ये भी मैं बताऊंगा आपको। जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर जो फूड को इधर उधर सर्कुलेट करने का काम कौन करता है? हमारा ब्लड। और अगर हम खाना नहीं खा रहे हैं ना टाइम से, तो हमारी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है ना वो कम हो जाता है। मतलब एनर्जी जो पहुंचनी चाहिए ना दिमाग में और दूसरे पार्ट्स में, वो पहुंच नहीं पा रही होती है। हमारा ब्लड तो सर्कुलेट हो रहा होता है पर ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन है ना, जो अच्छे से फंक्शन करना चाहिए वो कर नहीं पाता। और जो एनर्जी इंटेंसिव टास्क होते हैं, एनर्जी इंटेंसिव टास्क का मतलब ऐसे काम जिसमें एनर्जी ज़्यादा लगती है, वो हम अच्छे से नहीं कर पाते। इसीलिए क्या होता है, हम कई बार धूजने लगते हैं, हमको वीकनेस फील होती है, हमको चक्कर आने लग जाते हैं। तो ये सब इसलिए होता है कि हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है वो कम हो गया, या फिर जो एनर्जी का लेवल है वो क्या हो गया? कम हो गया। अब जैसे ही आप खाना खाते हो आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे एक बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि बच्चों, ये सभी का अधिकार है कि नहीं है कि उनको सभी को खाना मिले, उनको जो है ना प्रॉपर फूड मिले, ये सभी का राइट है या नहीं है? बिल्कुल है। जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी आदमी हैं, औरत है, सभी को क्या होना चाहिए? प्रॉपर फूड मिलना चाहिए। पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। एक जो है राइट, प्रॉपर फूड का जो राइट है उसके अंदर क्या होता है? पहली बात, सभी को जो है ना खाना मिलना चाहिए। जो खाना है या जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपर मिलने चाहिए, उसी की बात हो रही है। अब जो प्रॉपर फूड होता है ना, उसके 4 एस्पेक्ट होते हैं कि जो हम किस खाने को प्रॉपर फूड कह सकते हैं। जैसे खाना मिल रहा है बट उसको कैसे प्रॉपर फूड कहेंगे या नहीं कहेंगे, उसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले है फूड मस्ट बी अवेलेबल। पहली बात है, खाना अवेलेबल होना चाहिए। खाना होना चाहिए, खाने के लिए खाना जो है उसके घर के आसपास होना चाहिए। फूड मस्ट बी एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब फूड तक उसकी पहुंच होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि खाना तो पड़ा है उसके घर से 200 या 300 मीटर दूर, बट बीच में बहुत बड़ी नदी चल रही है, तो खाना कैसे खा पाएगा? वो नदी को पार करके वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, तो खाना ही नहीं मिलेगा उसको। तो फूड है वो एक्सेसिबल होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि खाना तो अवेलेबल है बट उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा है कि वो खरीद ही नहीं पा रहा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो उसकी प्राइस है वो भी क्या रहनी चाहिए? कम रहनी चाहिए, ताकि वो खरीद पाए। एक्सेस टू फूड मस्ट बी स्टेबल एंड कंटिन्यूस। जो फूड है ना, फूड तक उसकी पहुंच कैसी होनी चाहिए? स्टेबल होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि आज तो खाना मिल रहा है, आज तो वो खाना जितना चाहे पेट भर के खा सकता है और उसको 3 दिन तक खाना ही नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। डेली खाना मिलना चाहिए, और भले कैसी भी सर्कमस्टेंस हो, जैसे वॉर हो या फिर कोई नेचुरल क्लाइमेट ही हो, बट जो खाना है उसको प्रॉपर फूड मिलना चाहिए। नेक्स्ट, फूड मस्ट बी हेल्थी। जो फूड है ना वो कैसा होना चाहिए? हेल्थी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो फूड तो मिल रहा है बट इतना गंदी क्वालिटी का है कि उसको खाने के बाद वो बीमार पड़ रहा है, तो ऐसा फूड हम नहीं खा सकते। ऐसा फूड भी नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई फूड इन 4 प्रॉपर्टीज़ को, इन 4 पॉइंट्स को कवर करे तो वो फूड क्या है? फूड सिक्योरिटी के अंडर आता है। और ये फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने का काम किसका होता है? मतलब ये सभी को खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये इस काम को पक्का कौन करता है? गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट होती है ना वो क्या करती है? फूड सिक्योरिटी को सभी को अवेलेबल करवाती है। ओके। अब नेक्स्ट में हम एक इंडेक्स देख रहे हैं। इसमें ये देख रहे हैं कि अलग अलग स्टेट्स की क्या कंडीशन है अलग अलग रैंकिंग्स में। इंडिया ने क्या किया था? जो इंडिया की गवर्नमेंट का एक आयोग है, इसको बोलते हैं नीति आयोग। उन्होंने अलग अलग जो स्टेट्स होते हैं ना, अलग अलग राज्य स्टेट, उनको 13 पॉइंट्स पे उनका कंपटीशन करवाया। और इस कंपटीशन का नाम क्या था? SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो ये जो था उसका नाम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल,
कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो एकदम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, पॉइंट्स लिखे हुए हैं गुजरात के, जो हमारा स्टेट है ना गुजरात, गुजरात के क्या पॉइंट्स हैं और उसी कैटेगरी में टॉपर कौन कौन है। जो टॉपर है ना उसके नेम इस साइड लिखे हुए हैं, दूसरी वाली साइड। जैसे अगर हम यहाँ पे क्लीन वाटर की बात करें, क्लीन वाटर या सैनिटेशन की बात करें, तो गुजरात नंबर 1 है, उसके 100 आउट ऑफ 100 पॉइंट हैं। बट अगर हम जीरो हंगर की बात करें, जीरो हंगर का मतलब जो भूखमरी की बात करें कि यहाँ पे लोग भूखे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, उसमें सिर्फ उसके 49 पॉइंट्स हैं आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 सिर्फ 49 पॉइंट्स हैं, मतलब यहाँ पे जो भूखे लोग हैं वो ज़्यादा है, ज़्यादातर लोग हैं वो फूड सिक्योर नहीं हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ देखने को मिल रही है। उसके अलावा जो दूसरे पॉइंट्स हैं उन पे भी कंपटीशन हो रहा है, आप उन सभी को वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हो। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बैलेंस न्यूट्रिशन। बैलेंस न्यूट्रिशन क्या होता है, जब अब आप कोई खाना खा रहे हो उसमें सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो होने चाहिए। जैसे हमको पता है कि हमको खाने के अंदर फैट चाहिए होता है, हमको खाने के अंदर प्रोटीन चाहिए होता है, ये सब हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। प्रोटीन चाहिए होता है, हमको उसके अंदर विटामिन्स चाहिए होते हैं, हमको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं। अगर वो सारी की सारी चीज़ें किसी फूड के अंदर है, किसी हम जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर है, तो वो बैलेंस न्यूट्रिशन में आएगा, वरना वो बैलेंस न्यूट्रिशन में नहीं आएगा। जैसे जो राइट हैंड साइड में आपको ये पिक्चर दिख रही है ना, इसमें सारे फूड्स हैं, ये सभी बैलेंस न्यूट्रिशन का पार्ट है। अगर आप ये सारे के सारे फूड को कंज्यूम करते हो एक साथ नहीं, मतलब रोज़ धीरे धीरे, मतलब 7 दिन में एक बार, 10 दिन में एक बार, तो हम ये कह सकते हैं कि आप बैलेंस न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे हो। आपका जो न्यूट्रिशन है वो कैसा है, बैलेंस है, अच्छा न्यूट्रिशन है। वरना क्या होगा, हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। सपोज आपकी बॉडी को प्रोटीन कम मिला, आप खाना तो खा रहे हो बट ऐसा खाना खा रहे हो कि उसमें के अंदर प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन नहीं होने से क्या होगा, आपकी बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी। आपकी बॉडी की जो ग्रोथ है ना उसमें प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। ओके, तो ऐसे खूब सारे जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग विटामिन्स होते हैं ना, उनका अलग अलग काम होता है। अगर आपकी बॉडी में किसी की भी कमी रह गई ना तो क्या होता है कि आप बीमार रह जाओगे। ओके, अब जो प्रॉब्लम्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन। अब मेल न्यूट्रिशन क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम रह गए, जैसे हमने जो पहले जो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था, अगर वो हमारी बॉडी में कम रह गए ना, तब क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, हम अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे वगैरह वगैरह। तो जो प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन में इंडिया की जो रैंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब इंडिया में जो हंगर और मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है ना वो बहुत ज़्यादा है। जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, जो जैसे एक तो होता है डेवलप्ड कंट्री, जैसे कुछ कंट्री होती है जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो चुका है, बहुत आगे है वो हमसे, वहाँ पे ये प्रॉब्लम कम आती है। जैसे ये नीचे की तरफ ये जो देश है ना, नीचे की तरफ जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कम हैं। बट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है वहाँ पे क्या होता है, ये प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके, तो ये होता है माल न्यूट्रिशन। और माल न्यूट्रिशन के कारण क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होती है। डेफिशिएंसी का मतलब कुछ चीज़ें जो हमारी बॉडी को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती। जैसे विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें हमारी बॉडी को नहीं मिल पाती। अब इनको ना मिलने से क्या होता है कि हमको कुछ बीमारियां हो जाती है। जैसे विटामिन ए ना मिलने के कारण हमारी जो देखने की पावर है ना, हमारा जो विज़न है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ये चीज़ कौन से खाने में अवेलेबल है, जैसे स्पिनच है, पालक है, कैरेट, बटर, मैंगोज। अगर ये खाओगे ना तो आपको विटामिन ए मिलेगा, तो आपकी जो वीकनेस है ना वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। जैसे आपके खाने में जो है विटामिन सी नहीं होगा ना, तब क्या होगा, हमको ये वाली प्रॉब्लम्स हो सकती है। स्कर्वी जो रोग है, स्वॉलन गम्स हैं या फिर लूज टीथ हैं, ये सब प्रॉब्लम हमको कब होगी, जब हमारे फूड में विटामिन सी नहीं होगा। और विटामिन सी हमको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। जो लाइम होता है, लेमन होता है या फिर ऑरेंजेस होते हैं, यहाँ से हमको विटामिन सी मिल जाता है। तो यहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स की बात लिखी हुई है कि हमको वो कौन से न्यूट्रिएंट हैं, अगर वो नहीं होंगे तो क्या होगा, और वो कौन से फूड से मिल सकते हैं, वो उनको कौन कौन से फूड से मिल सकते हैं, वो
इस साइड लिखा हुआ है। तो आप इनको वीडियो को पॉज करके इन सारों को अच्छे से पढ़िए। ओके, तो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो है हम पढ़ते रहेंगे। ओके बाय।